हाय तापीस, मुझे पता है कि इसका सेकंड पार्ट आने में बहुत लेट हुआ है, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि द पर्क्स का थोड़ा सा ही बचा था सीज़न 1 कंप्लीट होने में, तो पहले उससे कंप्लीट कर लूँ। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल में उसको सीज़न 1 एक्सप्लेन्ड है। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एरन कहता है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। फिर रेगीना उन्हें शुक्रिया कहती हैं और ऊना को थियोर को लाने के लिए कहती हैं। फिर वो एरन से जो भी सवाल पूछती हैं उसका वो एक शब्द में जवाब देता, जिससे चीजें थोड़ी सी ऑकवर्ड होने लगी थी। वो सोचती हैं कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं थोड़े लेट ही से आती। आगे वो उनके चेहरे की तरफ देखते हुए सोचती हैं कि अगर मैं इसे देखते रहूंगी तो मुझे इसकी आदत हो जाएगी, है ना। फिर वो थियोर को लेने चली जाती हैं। रास्ते में उन्हें थियोर की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि दो नौकरों के ऊपर चिल्ला रहा होता है। तो वो कहती हैं ऊना। तो ऊना बताती हैं कि लेडी रेगीना, जब तक मैं यहाँ पर आई तब तक ये सारी चीजें हो चुकी थीं। फिर जो नौकर हैं वो रेगीना से उन्हें बख्शने के लिए कहने लगते हैं। तो रेगीना कहती हैं कि मुझे जानना होगा कि क्या हुआ है तुम्हें बचाने के लिए। फिर मेड बताने लगती हैं तो थियोर चिल्लाते हुए कहता है कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, एक शब्द मत कहना। रेगीना दिखती हैं कि थियोर की आंखों में आंसू होता है, तो वो गुस्से से कहती हैं कि तुम दोनों अपने लिए कहो। थियोर चिल्लाता है कि तुम्हें इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो वो कहती हैं कि थियोर चुप हो जाओ। फिर रेगीना उन दोनों से कहती हैं कि कब तक तुम मुझे इंतजार करवाओगे। तो वो कहते हैं कि हम लोग तो उन रूमर्स के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे योर हाइनेस अपनी मदर को निगल गए। हम मरना डिजर्व करते हैं और हाइनेस, योर हाइनेस प्लीज हमें बख्श दीजिए। जो थियोर है वो सोच रहा होता है कि मुझे पता है वो फिर से मुझे इन्हें जाने देने के लिए कहेंगी। तभी रेगीना कहती हैं कि अगर तुमने एक पाप किया है जिसके लिए तुम्हें मरना चाहिए तो फिर तुम्हें मर जाना चाहिए। वो कहती हैं कि थियोर तुम्हारा पर्सनल लाइट कहाँ है। तभी वहां पर उनका गार्ड जैसे थारन आता है और प्रिंसेस को ग्रीट करता है। तो प्रिंसेस कहती हैं यहाँ पर लोग हैं जो कि इंपीरियल फैमिली के नाम को बर्बाद कर रहे हैं, तो क्यों तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो कहता है कि लेकिन मैं कैसे ये सारी चीजें कर सकता हूँ। रेगीना सोचती है कि ये सच है, जैसे थारन बस थियोर का पर्सनल नाइट है, उसके लिए थियोर को शांत करना और चीज़ों को संभालना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे ये सबब नहीं मानना। फिर वो कहती हैं कि जिसने इंसल्ट किया मेरे छोटे भाई, जिसके नाम में अल्पीरी है, तुम्हारे मास्टर, मैं पूछ रही हूँ कि कैसे तुम हंस पा रहे हो इन लोगों को छोड़ने के बाद। तो फिर वो नीचे बैठ के उनसे माफ़ी मांगता है। फिर प्रिंसेस सेल्मा को इंपीरियल गार्ड्स को लाने के लिए कहती हैं। वो सोचती हैं कि ऐसा लगता है कि प्लान में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, उसे बस एक पागल बनने से रोकना काफी नहीं है। थियोर को एक सक्षम कचड़ा बनना पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता जब तक मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं जाने वाली हूँ। थियोर को स्किल्स की जरूरत होगी इन लोगों का खुद से ख्याल रखने के लिए। उसे समझना होगा कि कब सही गुस्सा दिखाना है और कैसे अपने अंदर के लोगों को वैसे चलाना है जैसे वो चाहता है। फिर सब लोग रेगीना से माफी मांग रहे होते हैं, तो वो कहती हैं मैं नहीं हूँ जिससे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। फिर सब लोग थियोर से माफी मांगने लगते हैं। रेगीना कहती हैं थियोर तुम एक इंपीरियल प्रिंस हो, ऐसे तमाशा करना लोगों को ये बताने के लिए काफी नहीं है कि तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया गया है। अगली बार ऐसा कुछ हो तो अपनी आवाज को धीरे करना, अपनी पीठ सीधी करना और अपने चेस्ट को बाहर निकाल के उन्हें बताना कि उन्होंने क्या गुनाह किया है और अपना पनिशमेंट देना। तो थियोर कहता है कि समझ गया। फिर वो कहती हैं लेकिन थियोर क्या इस कारण तुम अपने स्वॉर्डमैनशिप क्लासेस के लिए लेट हो। थियोर चिल्लाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस चीज को हिलाओगी तो मैं डर जाऊंगा। तो फिर वो कहती हैं कि तुम्हें ये शब्द नहीं कहनी चाहिए पीछे हटते हुए। थियोर तो वो चिल्लाता है कि दूर हो जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम मेरी रक्षा अच्छे से नहीं करोगे। तो उसका पर्सनल गार्ड चिल्लाता है कि रुक जाइए योर हाइनेस, प्लीज मुझसे दूर हटिए।
और फिर उसके बाद मारने की आवाज़ सुनाई देती है। सैल्मा कहती है कि मुझे लगता है कि अच्छा होगा अगर हम भूल जाएंगे कि हमने अभी क्या देखा है। अगले सीन में जब सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो वो कहती हैं कि तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप के टीचर तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो थियोर चिल्लाता है कि मैं डिसाइड करूँगा मुझे जाना है या फिर नहीं जाना है। तो कहती हैं कि मेरे डार्लिंग छोटे भाई, क्या तुम्हें और मार खाना है? और फिर उनका जो गार्ड है उन्हें तेजी से लेके भाग जाता है। सैल्मा कहती हैं कि योर हाइनेस क्या होगा अगर बुरे रूमर सर्कुलेट होना चालू हो जाए? तो वो कहती हैं कि एक रूमर को मारना और दूसरा रूमर चालू करना क्या ये परफेक्ट नहीं है? एक रूमर को मारना सिंपल है, तुम्हें बस सारे व्यक्ति को पनिश करना पड़ेगा जो इसके बारे में बात करता है। वो सोचती हैं मेरे आने से पहले थियोर का अपनी माँ को निगल जाने वाला रूमर मेरे छोटे भाई को जब तक वो जिया तब तक परेशान किया। कहती हैं कि क्या आप उस रूमर के बारे में जानना चाहती हैं? वो क्या हो सकता है? रूमर कि मैं एक पीस ऑफ ट्रैश बन रही हूँ। वो चिल्लाती हैं योर हाइनेस क्यों आप ऐसा कर रही हैं? तो वो कहती हैं कि इस तरह जो लोग हैं वो मेरे ऊपर गिव अप कर देंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे गद्दी पे बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे मुझे गद्दी पे बैठाने की। थियोर एक ट्रैश है तो मैं एक बड़ी ट्रैश बनूंगी। ये ऑब्वियस है कि उन लोग हम दोनों में से कम वाले को चूज करेंगे। मैं जो चॉइस है रेगिना बी अल्पीरी की उसको हटाने वाली हूँ। अगले सीन में रेगिना अपने रूम में एरोन का इंतजार करते हुए सोचती हैं कि इम्पीरियल प्रिंसेस के साथ एक प्राइवेट मीटिंग। अगर लोगों को ये पता चल गया तो रूमर्स फैलना चालू हो जाएंगे। हालांकि ये दूसरी कहानी होगी अगर उसने डील को मान लिया तो। वो बताती हैं कि उनकी पिछली जिंदगी में एरोन की मौत बॉर्डर पे बारबेरियंस को रोकते समय हुई थी। एरोन के मरने के बाद जो ड्यूक हैं वो डचेस के साथ मर गए जैसे कि एक प्लान था। और थियोर के कमिंग ऑफ एज सेरेमनी से पहले मैंने एरोन के भाई गिस्ले वेस्टिन के साथ ड्रिंक पिया। मैंने सोचा कि हम लोग अच्छे दोस्त बनेंगे, लेकिन उसके अगले ही दिन हरमन ने उसे मार दिया। तभी वहां पर एरोन आ जाता है। तो थोड़ी बहुत बातों के बाद प्रिंसेस उसे डायरेक्ट कह देती हैं कि मुझे अपने एंगेजमेंट को तोड़ना है। तो एरोन कहता है हाँ। प्रिंसेस कहती हैं कि क्या तुम हैरान नहीं हो? तो एरोन कहता है कि मैं हैरान हूँ। फिर प्रिंसेस कहती हैं कि एनीवेज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मेरे एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए। तो एरोन कहता है कि कैसी मदद? प्रिंसेस कहती हैं मेरे लवर बन जाओ। तो एरोन कहता है क्या? तो प्रिंसेस शर्माते हुए कहती हैं कि असली लवर नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ थोड़े समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट वाला रिलेशनशिप रखो। तो एरोन कहता है कि मुझे उससे क्या मिलेगा योर हाइनेस? रेगिना कहती हैं कि क्या ये परेशानी भरा नहीं है? मैंने सुना कि तुम्हारा शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारे पास बहुत सारे लवर्स नहीं है? मेरा होना ही तुम्हारे लिए काफी अच्छा शील्ड बन सकता है। सिंपल शब्दों में वो ये कह रही हैं कि एरोन के पास बहुत सारे लवर्स हैं और वो उससे बचना चाहता है, तो वो प्रिंसेस को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एरोन को ये डील नहीं पसंद आती है। तो प्रिंसेस उठते हुए सोचती हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता है अगर मेरा ऑफर उसे पसंद नहीं आया। ये शायद एरोन के सामने मेरे इम्प्रेशन को बर्बाद कर देगा, लेकिन फिर वो उसके पास जाके कहती हैं कि ये एक ऑर्डर है। अगले सीन में वो थियोर के लिए क्लब यानी कि एक गधा बनाने का सोच रही होती हैं, लव एंड जस्टिस का। वो कहती हैं कि क्या वो उस पर अपना नाम भी लिखवा लें। बेचारी सैल्मा, उसका तो ये सब सुन सुन के हालत खराब हो रहा होता है। फिर वो जॉन जो कि प्रिंसेस के पर्सनल नाइट है उसके ऊपर गिर जाती हैं, जिससे वो शर्माते हुए उन्हें प्यार से देखने लगता है। तो प्रिंसेस उन्हें पास बुलाते हुए कहती हैं कि जॉन तुम्हें अपने भावनाओं को कंट्रोल करना चाहिए। तो कहता है कि क्या आप बता सकती हैं? तो प्रिंसेस कहती हैं सैल्मा को छोड़कर सब ने ऑलरेडी नोटिस कर लिया है। तो वो कहता है कि सब लोग काफी ज्यादा समझदार हैं। तो रेगिना कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि क्यों तुम अपने दिल के साथ ऐसा कर रहे हो। तो वो कहता है कि प्यार आपको अजीब चीजें करवाता है।
रेगीना बताती हैं कि जॉन डर्फे मेरे पर्सनल लाइट बनने के बाद वो सेल्मा से प्यार में पड़ गया और उसने अपने वन साइडेड क्रश को मरने तक अपने पास रखा। उन दोनों के बीच में जो एज डिफरेंस है वो 11 साल का है और वो अपने पेरेंट्स के घर विधवा बनने के बाद आई थी। मेरे यहाँ पर आने से पहले वो जो प्यार था कभी भी एक साथ नहीं हो सका, लेकिन मैं वो फ्यूचर बदलना चाहती हूँ। फिर वो ऊना से कहती हैं कि ऊना तुम्हारी चाय बनाने की स्किल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रही हैं। तो वो कहती हैं कि एक्सक्यूज़ मी योर हाइनेस, लेडी सिग्नी काफ़ी गुस्से में देख रही हैं। सेल्मा चिल्लाती है कि ये आपका समय नहीं है ऐसे आराम से चाय पीने का योर हाइनेस। तो वो कहती हैं कि ओ माय सेल्मा, तुम काफ़ी ज़्यादा एनर्जी से भरी लग रही हो। फिर जॉन हंसते हुए कहते हैं कि यार हाइनेस आप काफ़ी ज़्यादा बदल गई हैं। तो वो कहती हैं कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत है एक ट्रैश प्रिंसेस का पर्सनल लाइट बनने में। तो जॉन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बस अपने मास्टर की आज्ञा का पालन करूंगा। तो सलमा चिल्लाती है सर जॉन। तो वो कहते हैं कि एनीवेज मैंने सुना है कि जो लेडी है वो सतर्क हो जाता है जैसे ही वो आपका नाम सुनता है। प्रिंसेस को समझ में नहीं आता है तो जॉन बताता है कि ये जैसे यानी कि थियोर के पर्सनल लाइट का निकनेम है। वो जब तक 5 साल का था तब तक वो एक लड़की की तरह रहा था। तो प्रिंसेस एक्साइट होते हुए इसकी वजह पूछती है। तो जॉन बताता है कि मुझे लगता है कि ये उनके घर का एक ट्रेडिशन है। वो ऐसा मानते हैं कि अगर तुम एक लड़की की तरह रहोगे तो विचेस का जो बैड लक है वो तुम्हारे ऊपर से हट जाएगा, क्योंकि वो बड़े होने के बाद भी सुंदर लगता है तो जो निकनेम है वो अभी तक है। प्रिंसेस कहती हैं कि वो सुंदर है, ऐसा लगता है कि आजकल मैं जिन लोगों को देख रही हूँ वो या तो थियोर है या फिर एरॉन है। फिर वो कल की बात को याद करती है जब उन्होंने एरॉन के पास जाके कहा था कि ये एक ऑर्डर है, मेरे लवर बन जाओ। तो एरॉन कहता है कि मैं समझ गया, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्या प्लान कर रही हैं। तो प्रिंसेस बताती हैं कि मैं एक ट्रैशी प्रिंसेस बनूंगी जो कि प्यार में पागल है और तुम्हारे ऊपर चिपकी रहूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ इम्पीरियल प्रिंसेस जैसा ही व्यवहार करना है। तो एरॉन कहते हैं इम्पीरियल प्रिंसेस जैसा। तो वो कहती हैं कि हाँ, फिर मेरे इतने ज़्यादा कहने पे तुम ना चाहते हुए भी मुझे मान जाओगे और अगर पॉसिबल हो तो मैं इंगेज भी होना चाहती हूँ। तो एरॉन कहता है कि क्या यार हमें शादी नहीं करना चाहती हैं। तो प्रिंसेस चिल्लाते हुए कहती हैं कि क्या तुम किसी की जिंदगी बर्बाद करने का सोच रहे हो शादी करने का कह के। तो सोचती हैं कि ऑलरेडी मेरा परिवार मुझे इतना परेशान कर रहा है, मेरे मन में कोई ख्याल नहीं है किसी और के साथ रहने का। फिर वो कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे और कुछ कहना है। तो एरॉन कहता है कि मैं ठीक हूँ जब तक आपको याद रहे कि ये सब बस एक नाटक है। तो प्रिंसेस कहती हैं कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करूँगी। अगले सीन में वो एक लेटर लिख रही होती हैं और हमें ये भी पता चलता है कि उन्होंने सिविल ड्यूटी पे भी एक लेटर भेजा है। सेल्मा उनसे पूछती हैं तो वो बताती हैं कि मैंने उन्हें दूसरा पार्टनर चुनने के लिए कहा है थियोर के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। ये सुनने के बाद सलमा शॉक हो जाती हैं। फिर प्रिंसेस ऊना को एक लेटर वेस्टर्न ड्यूटी ले जाने के लिए कहती हैं जिसमें ये लिखा होता है कि वो आज ही वेस्टर्न ड्यूटी आ रही हैं। तो सलमा चिल्लाती है कि कौन जाने के दिन ही लेटर भेजता है कि आज आप आ रही हैं। तो कहती हैं कि मैं भेजती हूँ, क्या ये परफेक्ट तरीका नहीं है एक ट्रैश प्रिंसेस का अपने आने के बारे में बताने का। अगले सीन में वो कैरेज में जाते हुए थियोर के बर्थडे में जो भी इंसिडेंट हुआ था उसे सोच रही होती हैं। पहला, थियोर ड्रंक हो गया था, उसके ब्लेड डांस के कारण सोल्जर्स को चोट पहुंची और उसकी फियांसे बेहोश हो गई थी। दूसरा, एम्परर के ऊपर हमला, जो बैंक्वेट है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। मुझे इसे रोकना होगा, लेकिन अगर हम फेल भी हो जाते हैं तो मुझे एंटीडोट बनाने आता है। उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है डैनिलन फ्लावर्स, जो कि वेस्टिंग की ड्यूचेस अपने गार्डन में उगाती हैं। ये एक रेसिपी है जो मुझे मरने से पहले पता चला था और अभी तक याद है। मैं एरॉन के साथ प्लान को एक और बार डिस्कस करूंगी और डैनिलन फ्लावर्स ले आऊंगी। फिर जब वो पहुंचती हैं तो गिस्ली वेस्टिन उनका स्वागत करता है। वो सोचती हैं कि मुझे वेस्टिन परिवार के लोगों को अपना एलाइस बनाना होगा। फ्यूचर में मैं जो भी करने वाली हूँ उसको देखते हुए मुझे यहाँ पर अच्छा दिखना होगा। और फिर वो गिस्ली को देखने लगती हैं तो वो कहता है कि क्या मैंने कुछ गलती की है। तो वो कहती हैं कि नहीं,
ये काफी अच्छी बात है कि आप मुझे ग्रीट करने आए। फिर वो किसली के साथ अंदर रूम में होती हैं, तभी वो वाव कहती हैं क्योंकि उनके सामने एरन पसीने में भीगे हुए आता है। वो कहती हैं कि भले ही ये तुम्हारा घर क्यों ना हो, वैसे चलना एक क्राइम है। फिर वो कहती हैं कि एनीवे मैं डैंडेलियन फ्लावर्स लेना चाहूंगी, क्या तुम इजाजत देते हो? गिस्ली कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तो प्रिंसेस कहती हैं तो फिर मैं सर एरन को मुझे ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी। तो कहते हैं क्या? उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वो कहते हैं कि मैं सर्वेंट्स को फ्लावर्स ले जाने के लिए कहता हूँ। फिर रेगिना बारबरा वेस्टिन के बारे में सोच रही होती हैं कि ये एम्पायर की सबसे खूबसूरत व्यक्ति हैं, जिसे एम्पायर का रोज भी कहा जाता है। ये नेचुरल है कि वो सब हैंडसम है क्योंकि उनके अंदर उन्हीं का खून है, लेकिन क्या जो लोग हैं वो अब सर एरन को सबसे खूबसूरत नहीं कहते हैं? सच में मुझे परफेक्ट आदमी मिला है। फिर वो गार्डन को देखने के बाद कहती हैं कि क्या डुचेस ने ये सारी चीजें खुद से उगाई हैं? तो एरन कहता है कि उन्होंने ये सब खुद से उगाई हैं नर्सिंग होम जाने से पहले। तो रेगिना डुचेस के हेल्थ के बारे में पूछती हैं, तो एरन कहता है कि वो काफी ठीक हो गया है। फिर प्रिंसेस धीरे से कहती हैं कि हमारी जो बातें हैं वो बाहर नहीं जाएंगी, है ना? तो एरन कहता है कि नहीं जाएंगी। फिर प्रिंसेस कहती हैं कि मैंने सिविलिस फैमिली को एक लेटर भेजा है। हालांकि हम दोनों की एंट्रेंस अलग अलग समय पे होगी, तो मेरे पार्टनर की तरह आओगे जब जो एरोलिस की डॉटर है और थियोर का डांस खत्म हो जाएगा। फिर एरन कहता है कि मैं आपसे डांस के लिए पूछूंगा। प्रिंसेस सोचती हैं जो लोग हैं वो तो इससे ही हंगामा मचा देंगे, ये देखकर कि मैंने अपने फियांसे को दूर कर वेस्टर्न फैमिली के दूसरे बेटे के साथ डांस किया है। इससे हरमन का भी गर्व को ठेस पहुंचेगी। प्रिंसेस कहती हैं कि मैं डायरेक्टली कहने वाली हूँ कि मैं एंगेजमेंट को तोड़ रही हूँ। तभी उनका पैर फिसलता है और वो गिरने लगती हैं, लेकिन एरन उन्हें बचा लेता है। लेकिन अब सवाल ये है कि एरन उन्हें बचा लेता है या फिर वो भी नीचे गिर जाता है, ये तो आपको अगले ही चैप्टर में पता चलेगा। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।